अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और सेकंड लेक्चर के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। हम लोग ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ रहे थे और ऑपरेशंस मैनेजमेंट को स्टार्ट करने के लिए हमने पहले इसका सिर्फ बैकग्राउंड किया था और बैकग्राउंड समझने के लिए हमने ऑपरेशंस को रूल आउट कर दिया था। बात हमने सिर्फ मैनेजमेंट पे की थी। मैनेजमेंट पे हमने क्या बात की थी कि मैनेजर कौन होता है, वो बंदा जो डिफरेंट वर्कर्स से काम करवा रहा हो। हमने ये बात की थी कि मैनेजर के ऊपर उसका भी मैनेजर हो सकता है और उसके ऊपर उसका भी बॉस हो सकता है। ये जो हमारे सामने स्ट्रक्चर बन रहा है, ये एक ओवरऑल ट्रायंगल की शेप में बन रहा है और इसके अंदर डिफरेंट लेवल्स आ रहे हैं। हमने इन लेवल्स को डिफरेंट नाम दे दिए थे। हमने फर्स्ट लेवल को कहा था ये स्ट्रेटेजिक लेवल है, नेक्स्ट लेवल को कहा था टैक्टिकल और लास्ट वाले का नाम था ऑपरेशनल लेवल। फिर हमने इसकी डिटेल की थी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन असल में बनती कैसे है। शुरू में उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव, विजन, मिशन हुआ करता है। वो एज इट इज़ अचीवेबल नहीं होता, वी ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। हम उसका ब्रेक डाउन करते 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 काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ के अंदर उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम सिमिलर एक्टिविटीज़ के ग्रुप्स बना लेते हैं। उसकी हमने कलर कोडिंग कर दी थी। सिमिलर एक्टिविटीज़, कुछ सिमिलर एक्टिविटीज़ को रेड कर दिया, येलो कर दिया, वाइट कर दिया। हम लोगों ने वर्टिकली 3 सेक्शंस बना दिए थे ऑर्गेनाइजेशन पे और हर सेक्शन एक डिफरेंट फंक्शन ऑफ बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और फंक्शन को ही हमने डिपार्टमेंट का नाम भी दिया था। हमने इन 3 फंक्शंस को कहा था कि रेड वाला मार्केटिंग फंक्शन है, येलो वाला फाइनेंस फंक्शन है और वाइट वाला ऑपरेशंस का फंक्शन है। अगर अब देखा जाए तो हम लोगों के पास 2 किस्म की ट्रायंगल अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की है। एक ब्राउन कलर की थी जो लेफ़्ट है आपके, और एक कलरफुल थी जिसमें वर्टिकल सेक्शंस बने थे, वो इस वक्त स्क्रीन के राइट साइड पे है। लेफ़्ट वाली में लेवल थे स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल। राइट वाली में सेक्शंस के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस का हमने जिक्र किया था। हम लोगों ने इन दोनों को कंबाइन किया था फिर, और हमने कहा था कि एक ही ट्रायंगल के अंदर हमने उसको वर्टिकली भी डिफरेंट सेक्शंस बना दिए और हॉरिजेंटली डिफरेंट सेक्शंस भी बना दिए। हॉरिजेंटल सेक्शन है स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, जिस तरह हमने अभी बात की, और वर्टिकल सेक्शन उसके फंक्शंस हैं। एक फंक्शन है जो वाइट में लिखा हुआ है, उसका नाम है ऑपरेशंस। मैंने यहाँ पर आपको एक और बात बताई थी कि कभी भी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ऑपरेशनल और ऑपरेशंस को आपस में मिक्स नहीं करना। ऑपरेशनल किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी फंक्शन का लास्ट लेवल है जिसमें डे टू डे एक्टिविटीज़ प्लान की जाती हैं, और ऑपरेशंस एक डिपार्टमेंट है जिसमें टॉप से लेके बॉटम तक सारे के सारे प्रोसेसेस मैनेज किए जाते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल आता है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है और फिर हम उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट लेते हैं। ये सारे का सारा टॉप से लेके डाउन तक जितना आपके सामने ब्लिंक कर रहा है, ये सारे का सारा हमारा ऑपरेशंस मैनेजमेंट का स्कोप है। हमारा सब्जेक्ट इस वाइट वाले सेक्शन के बारे में है, ना कि बॉटम के लेवल के बारे में। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग अब ऑपरेशंस को दोबारा अपने डिस्कशन में ले आए थे और ऑपरेशंस मैनेजमेंट पे हमने बात स्टार्ट कर दी थी। और बात स्टार्ट करने के लिए हमने ईयर्स ओल्ड कॉन्सेप्ट इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट से हम लोगों ने बात स्टार्ट की थी। हमने कहा था इनपुट क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रॉ मटेरियल आ रहा होता है वो उसकी इनपुट है। हम उस इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, वो ट्रांसफॉर्म इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, और फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारी आउटपुट होती है। हमने इसको डिफाइन कैसे किया था कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द प्रोसेसेस दैट आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और डिलीवरिंग सर्विसेज। यहाँ तक हमारा फर्स्ट लेक्चर था। नेक्स्ट हम आज बात करेंगे ऑपरेशंस मैनेजमेंट के स्कोप और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के ऊपर। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। बात हम लोग दोबारा वहीं से स्टार्ट करेंगे, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट से, जहाँ पर हमने बात ख़त्म की थी। अब इस बात को मज़ीद समझाने के लिए मैं किसी एक प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, मैं एग्जांपल लेता हूँ किसी सैंडविच की। इट इज़ अ प्रोडक्ट। अगर हम देखें कि सैंडविच के लिए इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट क्या है, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से, ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है, सैंडविच बनने का बिल्कुल पहला स्टेप का क्या है, अगर हम देखें तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है एक फार्मर से। एक किसान गंदम उगाता है, ये बिल्कुल पहला स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप पे हमारे पास आती है वीट, गंदम। गंदम से फिर उसका फ्लोर बनाया जाता है, आटे से फिर उसकी ब्रेड बनाई जाती है, और ब्रेड से फिर हम लोग सैंडविच बनाते हैं।
ये सारे का सारा हमारे पास एक प्रोसेस है सैंडविच बनने का, जिसके 4 स्टेप्स मैंने बना दिए। इस एग्जांपल के लिए हम इन्हीं 4 स्टेप्स को लेके चलेंगे। देखें, इस स्टेप के स्टार्ट से लेके हर स्टेप के ऊपर 2 एंटिटीज़ के दरमियान जो एक येलो एरो है ना, 3 येलो एरोज़ आ रहे हैं, हर एक येलो एरो किसी ना किसी एक प्रोसेसिंग यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? फर्स्ट येलो एरो जो वीट और फ्लोर के दरमियान है, दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ फ्लोर मिल। फ्लोर मिल के लिए फ्लोर मिल वीट को फ्लोर में कन्वर्ट करती है। सेकंड येलो रिप्रेजेंट्स अ बेकरी, बेकरी आटा लेती है और उससे ब्रेड बना लेती है। थर्ड येलो एरो रिप्रेजेंट्स अ कैफ़े, वो ब्रेड को यूज़ करते हुए सैंडविच बना लेते हैं। मैं एक एक प्रोसेसिंग यूनिट या एक एक बिजनेस जो फ्लोर मिल, बेकरी और कैफ़े लिखा हुआ है, इसको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करता जाऊंगा। स्टार्ट हम कर रहे हैं फ्लोर मिल से। देखें, फ्लोर मिल के लिए, फ्लोर मिल इटसेल्फ एक प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके लिए इनपुट वीट उसकी इनपुट है, फ्लोर मिल प्रोसेसिंग यूनिट है और फ्लोर उसकी आउटपुट है। अगर हम बेकरी की एग्जांपल लें, सेकंड जो हमारा बिजनेस था, जो फर्स्ट वाले में फ्लोर मिल की आउटपुट थी, बेकरी के लिए वो फ्लोर इनपुट है, बेकरी इटसेल्फ एक प्रोसेसिंग यूनिट है और ब्रेड उसकी आउटपुट है। अब जो बेकरी के लिए आउटपुट थी ब्रेड, वो नेक्स्ट बिजनेस कैफ़े के लिए इनपुट बन गई। ब्रेड इनपुट है, कैफ़े प्रोसेसिंग यूनिट है और सैंडविच उसकी आउटपुट है। 3 बिजनेसेस की हमने एग्जांपल ली, फ्लोर मिल, बेकरी और कैफ़े। अब मैं मज़ीद इसको समझाने के लिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वी आर सम वन ऑफ दीज 4 एंटिटीज़। हम ये समझ लेते हैं कि हम बेकरी हैं, वी आर द बेकरी। अगर हम बेकरी हैं तो हमारा सप्लायर कौन है? हमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए? हम फ्लोर यूज़ कर रहे हैं, तो फ्लोर मिल हमारा सप्लायर है, वो डायरेक्ट सप्लायर है। हम फ्लोर यूज़ करते हैं, उससे ब्रेड बनाते हैं, फिर वो ब्रेड हम आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से आगे रिटेलर को जाती है, यानी कैफ़े को जाती है, और कैफ़े से आके कस्टमर्स उसको एंजॉय करते हैं। इस सारे के अंदर मैंने बाकी सारी चीज़ों का तो नाम लिख दिया, एक चीज़ मैंने मिस कर दी, वीट क्या है? हमारा सप्लायर तो फ्लोर है, यानी फ्लोर मिल की आउटपुट हमारे लिए इनपुट है, वो हमारा सप्लायर है। वीट हमारे सप्लायर का सप्लायर है। अब मैंने आपके सामने ऊपर एक वाइट कलर में चेन बना दी जो स्टार्ट हो रही है सप्लायर से, फिर उसके बाद आता है डायरेक्ट सप्लायर, उसके बाद हम आ जाते हैं, वी आर द बेकरी, फिर डिस्ट्रीब्यूटर आता है और फिर रिटेलर आ जाता है और इसके बाद कस्टमर आ जाता है जिसने कंज्यूम करनी होती है। ये जो मैंने आपके सामने ऊपर एक वाइट कलर में चेन बनाई है, इसको सप्लाई चेन कहते हैं, और फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिस इज़ द सप्लाई चेन ऑफ अ बेकरी। सब हमने बेकरी की सप्लाई चेन की बात कर दी। अब देखें, बेकरी क्या है? बेकरी एक बिज़नेस है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर ये वाली बात पढ़ी थी कि किसी भी बिज़नेस के फंक्शंस हुआ करते हैं। हम लोगों ने एक ट्रायंगुलर सी पिक्चर बना के उसको वर्टिकल सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया था और हमने कहा था कि हर सेक्शन एक फंक्शन है और 3 एसेंशियल फंक्शंस कौन से होते हैं? हमने बात की मार्केटिंग, ऑपरेशंस और फाइनेंस। 3 फंक्शंस होते हैं इसके। मैं यहाँ पर ऑपरेशंस को ज़रा मज़ीद हाईलाइट कर दूँगा। ऑपरेशंस क्या होते हैं? इस पे हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये किसी भी बिज़नेस के ऑपरेशन का पार्ट होता है। लिहाजा ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है कि हमारे पास रॉ मटेरियल का आना, उसके ऊपर हम लोगों का प्रोसेसिंग करना और उससे आउटपुट निकालना, ऑल द प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व्ड इन दिस, वो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। तो अब आपके सामने स्क्रीन पे 2 चीज़ें हैं। ऊपर जो वाइट के अंदर डायग्राम बनी हुई है, इसको सप्लाई चेन कहा जाता है, और नीचे वाली डायग्राम ऑपरेशंस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ये वाली बात आप लोगों ने याद रख ली है। मैं थोड़ी देर के लिए दोबारा अपनी वापस एग्जाम्पल पे आऊँगा जहाँ पर मैंने 4 फिगर्स बनाई थी। अब देखें, होता इस तरह से है कि हर 2 एंटिटीज़ के दरमियान अब जो वाइट एरोज़ बने हुए हैं, वाइट एरो कर क्या रहे हैं? अगर देखें तो वीट की वैल्यू अगर $10 है तो फ्लोर की वैल्यू $10 नहीं होगी। फ्लोर अगर वीट 10 का है तो फ्लोर 20 का बिकेगा। अगर फ्लोर 20 का है तो हमारी ब्रेड की वैल्यू 40 होगी। अगर हमने 40 की ब्रेड आगे कैफ़े वालों को दी है तो वो सैंडविच बना के उसको 60 का बेचेंगे। हर एक वाइट एरो जो 2 एंटिटीज़ के दरमियान है, उसके दरमियान हमारी वैल्यू इंक्रीज़ करती जा रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी तक वैल्यू एडिशन हो रही है। एवरी एरो इज़ रिप्रेजेंटिंग अ वैल्यू एडिशन। हम लोगों ने 3 बिजनेसेस की एग्जांपल ली थी, फ्लोर मिल, बेकरी और कैफ़े की। मैं बात दोबारा फ्लोर मिल से स्टार्ट कर देता हूँ। अब फ्लोर मिल के लिए देखें, फ्लोर मिल मैंने ऊपर लिख दिया, नीचे देखें ज़रा ऑपरेशंस फ्लोर मिल के किस तरह से चलते हैं। फ्लोर मिल का इनपुट आ रही है $10 की नीचे,
आउटपुट इसकी बन रही है 20 की। इसका मतलब है दे आर डूइंग समथिंग विच इज़ एडिंग वैल्यू इनटू द प्रोडक्ट, जो कि था वीट, और उसको उन्होंने आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया फ्लोर के अंदर। वट एवर दे आर डूइंग, वट एवर प्रोसेसिंग दे आर डूइंग, दे आर इन फैक्ट एडिंग द वैल्यू। तो प्रोसेसिंग में वैल्यू एडिशन करनी होती है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट में हम इनपुट लेते हैं, वी ऐड वैल्यू टू दैट इनपुट, और इंक्रीज्ड वैल्यू के साथ हम उसको अपने प्रोसेस से आगे निकाल देते हैं। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज़ बेसिकली अबाउट एडिशन ऑफ वैल्यूज़, वैल्यू को इंक्रीज़ करना। दूसरे बिजनेस के लिए एग्जांपल ले लें, बेकरी के लिए। बेकरी के लिए इनपुट थी 20 की, उसकी आउटपुट बन रही है 40 की। इसका मतलब है वट एवर दे आर डूइंग विद द फ्लोर, इट इज़ एडिंग वैल्यू इनटू फ्लोर इन कन्वर्टिंग इट इनटू ब्रेड। हम थर्ड कैफ़े की एग्जांपल ले लें। कैफ़े की इनपुट थी 40 की, आउटपुट निकल रही है 60 की। इसकी प्रोसेसिंग क्या हो रही है, उसमें भी वैल्यू एडिशन हो रही है। लिहाजा अभी तक ऑपरेशंस मैनेजमेंट के बारे में और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में हमने एक बात सीखी है, जो दो ऊपर और नीचे फिगर्स बनाई थी, कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ऑपरेशंस मैनेजमेंट में एक बात कॉमन है, और वो क्या है, वैल्यू एडिशन। हम लोग इसमें अपनी करंट चीज़ की वैल्यू मज़ीद ऐड करते जा रहे होते हैं, दिस इज़ द वैल्यू एडिशन। अब एक और बात हमने जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ी थी, वो ये इसकी डेफिनेशन थी, वो क्या थी जी, ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द प्रोसेसेस दैट आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। इसमें तीन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, प्रोसेसेस पे, गुड्स पे और सर्विसेज पे। प्रोसेसेस की बात फ़िलहाल हम नहीं कर रहे, इसका बाद में दोबारा चैप्टर आएगा। हमारा मेन फोकस है कि गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होते हैं, और इनमें डिफरेंस क्या है। सो दैट्स आवर न्यू टॉपिक। थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा ही कि गुड्स और सर्विसेज में फ़र्क क्या है। आपको ये आइडिया होगा ही कि गुड्स क्या होते हैं, आपके पास पेंसिल, आपकी बुक, टेबल, चेयर, ये तमाम गुड्स हैं। वो सारी चीज़ें जिनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं ना, वो गुड्स होती हैं। हम लोगों ने इस लेक्चर के शुरू में एक एग्जांपल ली थी कि सैंडविच एक प्रोडक्ट है, सैंडविच इज़ अ गुड। सर्विसेज क्या होती हैं, ये भी आपको आइडिया है। सर्विसेज में आ जाती है एजुकेशन, एक सर्विस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। रेस्टोरेंट्स सर्विस प्रोवाइडर बिजनेसेस होते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल्स हेल्थ सर्विसेज होती हैं। बैंक्स, वो भी एक सर्विस है। तो गुड्स और सर्विस में आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है ही। अब देखें, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल मैं लेक्चर के दौरान बाद में भी दूंगा। सर्विस की एग्जांपल है, आप टेलर के पास जाते हैं अपना ड्रेस सिलवाने के लिए, उससे अपना ड्रेस आप बनवाते हैं, आप फैब्रिक अपने साथ लेके जाते हैं, उससे आप ड्रेस बनवाते हैं, और फिर आप उससे ड्रेस लेते हैं और उसको पेमेंट कर देते हैं। आप उसको फैब्रिक की पेमेंट नहीं कर रहे, कपड़े की पेमेंट नहीं कर रहे, आप उसको सर्विस चार्जेस दे रहे हैं। जो उसने रॉ कपड़े को ड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए जो काम किया है, उसकी आपने उसको पेमेंट की है। वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जो फैब्रिक आप लेके गए हैं वो प्रोडक्ट था, और उससे आपने उस प्रोडक्ट पे सर्विस हासिल की है। तो गुड्स और सर्विसेज का आपको कुछ आइडिया तो है ही, लेकिन हमें कैसे पता लगता है कोई कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे हम किसी चीज़ को गुड्स में कैटेगराइज करते हैं या सर्विसेज में कैटेगराइज करते हैं। बड़ा पुराना क्राइटेरिया चलता आ रहा है, IHIP कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से। ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेस्ड ऑन विच वी डिसाइड आइदर समथिंग इज़ अ गुड और समथिंग इज़ अ सर्विस। IHIP, इनसे बनता क्या है, I is for intangibility, H for heterogeneity, I for inseparability और P for perishability। इनको एक एक करके हम स्टडी कर लेते हैं। बात हम स्टार्ट करेंगे इंटेंजिबिलिटी से। इंटेंजिबिलिटी या टेंजिबिलिटी क्या होता है, आपको पता है कि कोई चीज़ उस वक्त टेंजिबल होती है इफ़ वी कैन टच इट। अगर कोई चीज़ नज़र आ रही है जिसको हम सामने देख सकते हैं, हम इसको टच कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर किसी चीज़ की कोई मटेरियल एग्जिस्टेंस है तो वो टेंजिबल है, मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है तो वो इनटेंजिबल है। मादी और गैर मादी अशिया, मादी अशिया टेंजिबल, गैर मादी इनटेंजिबल है। इंसान की बॉडी, इट इज़ अ टेंजिबल थिंग, हमारी रूह एक इनटेंजिबल चीज़ है। इसी तरह प्रोडक्ट्स और सर्विस की अगर हम लोग एग्जांपल लें, प्रोडक्ट्स टेंजिबल होते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं, उनको हाथ लगा सकते हैं, दैट इज़ अ मटेरियल थिंग। सर्विसेज इनटेंजिबल होती हैं। मैंने आपको बात की, आपके पास पेन, बुक, चेयर, टेबल, इन सब को आप हाथ लगा सकते हैं, दीज आर टेंजिबल थिंग्स, ये प्रोडक्ट्स हैं। एजुकेशन को टच नहीं किया जा सकता। मैं लेक्चर दे रहा हूँ कि यूँ नहीं हो सकता कि मेरा लेक्चर दरमियान में कोई पकड़ के तो क्लास से बाहर फेंक दे। मुझे बाहर फेंक सकता है, लेक्चर को इधर उधर नहीं कर सकता। एजुकेशन
सर्विस है वो इंटेंजिबल हुआ करती है। सिंपली इंटेंजिबिलिटी रेफर्स टू इमैटेरियलिटी ऑफ अ सर्विस, ये सर्विस की कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये दो लेवल पे हम लोग मेजर कर सकते हैं इंटेंजिबिलिटी, एक प्री परचेज और एक आउटकम। किस तरह से, बात मैं पहले करूँगा प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट्स की हम लोग प्री परचेज टेस्टिंग कर सकते हैं। अभी आपने प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं किया, आप करने से पहले, एक्सपीरियंस करने से पहले उसको टेस्ट कर सकते हैं। आप शॉप में गए, कोई ड्रेस आपको पसंद आया, ड्रेस इज़ अ प्रोडक्ट। आप ट्राई रूम में गए, ट्राई रूम में उसको ट्राई करके देखा क्या आपके ऊपर फिट आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है। उसको परचेज़ करने से पहले आपने उसको टेस्ट कर लिया, पसंद आया परचेज़ कर लिया, वरना परचेज़ ना किया। सर्विसेज के अंदर प्री परचेज़ टेस्टिंग नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बार्बर के पास गए हैं, हेयर ड्रेसर के पास गए हैं बाल कटवाने के लिए, और आपने अब चेक करना है कि यार ये वाला हेयर स्टाइल मुझ पे कैसा लगेगा। तो आपने कहा कि यार ये वाला हेयर स्टाइल बना के दिखाओ। उसने वो हेयर स्टाइल बना के दिखाया, आपने कहा नहीं ये ठीक नहीं है यार, इसको चेंज कर दो, कंट्रोल-Z दबा के रिवर्ट इट। आपके जो एक दफ़ा हेयर ड्रेसिंग आपकी हो गई है वो ही चलेगी, वो रिवर्ट नहीं हो सकती। लिहाजा प्रोडक्ट्स की प्री परचेज टेस्टिंग हो सकती है क्योंकि वो टेंजिबल है, सर्विसेज की प्री परचेज टेस्टिंग नहीं हो सकती। दूसरे नंबर पे चीज़ आ जाती है आउटकम। प्रोडक्ट्स की आउटकम टेंजिबल होती है, सर्विसेज की आउटकम टेंजिबल नहीं होती। एजुकेशन की मैंने बात की, मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया, पहले आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता था, मैंने 10 मिनट लगाए, वो कॉन्सेप्ट आपको आ गया। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट आ गया तो आपका रंग बदल जाएगा, कि कोई भी देखेगा तो कहेगा इसको ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। आउटकम नज़र नहीं आ रही है इसके अंदर। प्रोडक्ट्स के अंदर आउटकम टेंजिबल है, सर्विस के अंदर एजुकेशन आपको मिल जाना वो टेंजिबल नहीं होता, उसकी आउटकम टेंजिबल नहीं होती। ये थी इंटेंजिबिलिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं हेट्रोजिनिटी क्या होती है। वर्ड हेट्रोजिनिटी का मतलब होता है वेराइटी या डाइवर्सिटी, और ये ऑपोजिट है होमोजिनिटी का। इट इज़ वेरिएबिलिटी इन सर्विस डिलीवरी एज अपोज टू होमोजिनिटी। होमोजिनिटी और हेट्रोजिनिटी एक दूसरे का ऑपोजिट है। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। होमोजिनस होती हैं एक जैसी चीज़ों के ग्रुप को होमोजिनस कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, बैचलर्स की क्लास है, स्टूडेंट्स जितने बैठे हैं सारे के सारे फॉर एग्जांपल मेल हैं, सब के सब मेल हैं, उनका एज लेवल भी सेम है, उनकी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन भी सेम है, उनका मोर और लेस इनकम लेवल भी सेम है, तो वो एक होमोजेनस ग्रुप है। आप किसी दूसरे ग्रुप की एग्जांपल ले लें। आजकल क्वारंटीन सेंटर्स बने हुए हैं कोरोना वायरस के लिए। क्वारंटीन सेंटर के अंदर आपको हर एज का बंदा मिलेगा, बूढ़े भी होंगे, जवान भी होंगे, बच्चे भी होंगे, मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे। वहाँ पर अमीर भी होगा, गरीब भी होगा, वहाँ पर एजुकेटेड बंदा भी होगा, अनएजुकेटेड बंदा भी होगा। वो जो क्वारंटीन सेंटर एक ग्रुप ऑफ पीपल है, दैट इज़ अ हेट्रोजिनस ग्रुप ऑफ पीपल। हेट्रोजिनिटी होमोजिनिटी की समझ लग गई। सर्विसेज हेट्रोजिनस होती हैं, प्रोडक्ट्स होमोजिनस होते हैं। होमोजिनस क्या होता है, एक जैसा। प्रोडक्ट्स की मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ। गाड़ी एक प्रोडक्ट है। होंडा सिविक 2018 मॉडल वाइट कलर की एक स्पेसिफिकेशंस की गाड़ी मैंने ली। अब होंडा सिविक की 2018 मॉडल उसी स्पेसिफिकेशन की कोई भी गाड़ी लेगा ना, तो वो मेरी गाड़ी से आइडेंटिकल होगी। जितनी भी गाड़ियाँ सेम मॉडल सेम स्पेसिफिकेशन पे आएंगी वो सारी एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगी, सारी होमोजेनस होंगी। प्रोडक्ट सारे के सारे होमोजेनस होते हैं। सर्विसेज होमोजेनस नहीं होती, सर्विसेज हेट्रोजेनस होती हैं। मिसाल के तौर पे एजुकेशन की मैंने बात की, एजुकेशन इज़ अ सर्विस। मैं क्लास में आया, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। मैंने लेक्चर डिलीवर किया, नेक्स्ट क्लास आ गई, वो बच्चे चले गए, नेक्स्ट क्लास आ गई, मैंने उनको भी सेम टॉपिक पे लेक्चर डिलीवर किया, मेरे दोनों लेक्चर आइडेंटिकल नहीं होंगे। सेकंड लेक्चर के अंदर हो सकता है किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर किया, डिस्कशन थोड़ी सी और साइड पे चली गई, मैंने कोई और एग्जांपल दे के उनको समझा दिया। मेरा हर लेक्चर पिछले लेक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सर्विसेज के अंदर हेट्रोजिनिटी होती है, प्रोडक्ट्स हमेशा होमोजेनस हुआ करते हैं। अब सर्विस के अंदर हेट्रोजिनिटी क्यों होती है, रिसर्चर्स इसके बारे में कहते हैं कि प्रोडक्ट्स होमोजेनस इसलिए होते हैं कि प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर इन फैक्ट्री, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बनते हैं। तो जहाँ पर हल्की सी भी वेरिएबिलिटी आती है, हमारे स्टैंडर्ड से कोई चीज़ आगे पीछे जाती है, हम उसको फैक्ट्री में ही सही कर लेते हैं। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर हम चीज़ों को आइडेंटिकल बना सकते हैं। जबकि सर्विसेज आर डिलीवर्ड देयर इन फील्ड, फील्ड में डिलीवर हो रही है, वहाँ पर एनवायरमेंटल
फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं है, सो एनीथिंग कैन हैपन, और वट एवर हैपन्स उसकी वजह से सर्विस डिलीवरी में वैरायटी आ जाती है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो जिस तरह से हर बंदा वेटर्स के साथ डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, अपनी मर्ज़ी का ऑर्डर दे रहा होता है, वेटर हर बंदे को उसके मूड के मुताबिक सर्व कर रहे होते हैं, कोई उनके साथ बड़े अच्छे से पेश आ रहा है, कोई उसके साथ स्ट्रिक्ट है, वेटर उसके साथ उसके अकॉर्डिंगली बिहेव कर रहे हैं। सर्विस के अंदर हर सर्विस प्रोवाइडर हर कस्टमर के साथ डिफरेंटली बिहेव कर रहा है एज़ पर कस्टमर, उनकी वेरिएबिलिटी की वजह से। ये हेट्रोजेनिटी थी। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? इनसेपरेबिलिटी का मतलब है कि चीज़ें दो आपस में सेपरेट ना हो सकें। सेपरेबिलिटी का मतलब है कि आपस में सेपरेट हो सकें। प्रोडक्ट्स में सेपरेबिलिटी होती है, सर्विसेज में इनसेपरेबिलिटी होती है। कौन सी दो चीज़ों में? प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट का कंज्यूमर सेपरेट हैं, आपस में एक दूसरे के साथ उनका कांटेक्ट नहीं है। गाड़ी की मैंने एग्जांपल ली, मोबाइल फ़ोन, आपके पास पेन, बुक, ये मैं प्रोडक्ट्स की एग्जांपल्स ले रहा हूँ। ये फैक्ट्री में बना है, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरर ने बनाया, आप घर में बैठ के इसको यूज़ कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है मैन्युफैक्चरर कौन है, आपका उससे कांटेक्ट नहीं है। मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर डिफरेंट डिफरेंट है। सर्विसेज के अंदर मैन्युफैक्चरर यानी सर्विस डिलीवरी करने वाला और कंज्यूमर एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, आप हेयर ड्रेसिंग करवाने के लिए हेयर ड्रेसर बार्बर के पास, नाई के पास गए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नाई से कहें कि फ़ोन पे मेरे बाल काट दें। आपको उसके पास जाना पड़ना है। आपको बीमार थे, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाके आपका कोई भी ट्रीटमेंट होगा। आपने फिजियोथेरापी करवानी थी फॉर एग्ज़ाम्पल, कमर में दर्द था, फिजियोथेरापी करवानी थी, तो फिजियोथेरापी रिमोटली नहीं हो जाएगी, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। जब वो आपकी फिजियोथेरापी कर रहा होगा, द मोमेंट ही इज़ डूइंग द फिजियोथेरापी इज़ द सेम मोमेंट व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग इट। जिस मोमेंट पे सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, उसी मोमेंट पे सर्विस कंज्यूम भी हो रही है। जबकि प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ था और टाइम पे, आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं किसी और टाइम पे। अब जिस मोमेंट पे कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है और उसी मोमेंट पे वो कंज्यूम भी हो रही है, इसका मतलब है कि उसको स्टोर नहीं किया जा रहा। जैसे जैसे वो प्रोड्यूस हो रही है, वैसे वैसे वो यूज़ हो रही है। अगर हम उसको स्टोर नहीं कर सकते, तो ये चीज़ पेरिशेबिलिटी कहलाती है। पेरिशेबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी टू स्टोर। वर्ड पेरिश का मतलब होता है फना हो जाना। सर्विस जैसे ही हम यूज़ करते हैं वो वैसे वैसे ख़त्म होती जा रही है। फिजियोथेरापी की मैंने एग्जांपल दी, आप फिजियोथेरापी करवा रहे हैं, जब वो फिजियोथेरापी कर रहा है साथ साथ वो कंज्यूम होकर ख़त्म भी होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप फिजियोथेरापिस्ट के पास गए, उसने आपकी फिजियोथेरापी की और आप वापस आए और आके आपने वो फिजियोथेरापी किसी और को ट्रांसफ़र कर दी। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। प्रोडक्ट्स को स्टोर किया जा सकता है। मैंने कहा सैंडविच एक प्रोडक्ट है। आप घर से निकले सैंडविच लेने के लिए, प्रोडक्ट लेने के लिए गए, आपकी अम्मी ने कहा छोटे भाई के लिए भी लेते आना। आपने शॉप पे एक सैंडविच लिया, अपने पास उसको स्टोर किया, घर लाए, ला के छोटे भाई को दे दिया। प्रोडक्ट था, आप उसको स्टोर कर सकते हैं। सर्विसेज पेरिशेबल होती हैं, जैसे जैसे प्रोड्यूस होती हैं वैसे वैसे कंज्यूम होती हैं, स्टोर नहीं हो सकती। आप गए बार्बर के पास हेयर ड्रेसिंग करवाने के लिए, घर बताया कि मैं बार्बर से बाल कटवाने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा कि आपकी अम्मी ये भी कहें कि छोटे भाई के लिए भी एक कटिंग लेते आना। छोटे भाई ने कटिंग करवानी है तो वहाँ जाना पड़ेगा। द मोमेंट आ सर्विस इज़ बीइंग डिलीवर्ड इज़ द सेम मोमेंट व्हेन इट इज़ बीइंग कंज्यूम्ड। ये चार इंटेंजिबिलिटी, हेट्रोजेनिटी, इनसेपरेबिलिटी और पेरिशेबिलिटी वो क्राइटेरियाज हैं जिसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं आइदर समथिंग इज़ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, फील्ड्स ऑफ स्टडी एडवांस होते गए और टेक्नोलॉजी ने बीच में जंप इन कर दिया, तो इन चार करेक्टरिस्टिक्स के अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से ये एक रिलायबल क्राइटेरिया नहीं रहा टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? अब हम उन प्रॉब्लम्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्टार्ट हम फिर करेंगे जी इंटेंजिबिलिटी से। इंटेंजिबिलिटी, प्रोडक्ट्स टेंजिबल होते हैं, सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं, ये बात हमने की थी। अब देखें, आप सिस्टम पे काम कर रहे थे, पेपर की तैयारी कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, आपके सिस्टम कंप्यूटर की विंडोज़ ख़राब हो गई। आप मार्केट गए, आपने एक सीडी परचेज़ की,
आए सिस्टम में वो सीडी इंसर्ट की, विंडोज़ दोबारा इंस्टॉल कर ली, वो सीडी एक प्रोडक्ट है आपका, टेंजिबल था। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपने टॉरेंट से या वेबसाइट से डायरेक्टली विंडोज़ डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ली, अब तो आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, प्रोडक्ट सेम है। एक केस में वो टेंजिबल हो गया है, एक केस में वो इनटेंजिबल हो गया है। लिहाजा इनटेंजिबिलिटी तो कोई क्राइटेरिया ना रही कि इसी की बेस पे हमने डिसाइड करना है कोई चीज़ प्रोडक्ट है या सर्विस है, क्यों टेक्नोलॉजी ने प्रोडक्ट्स को भी इनटेंजिबल बना दिया। इसी तरह मैं एक और प्रोडक्ट की एग्जांपल देता हूँ, म्यूज़िक। म्यूज़िक प्रोडक्ट है, क्यों प्रोडक्ट है? बाकी सारी चीज़ें म्यूज़िक के अंदर प्रोडक्ट्स वाली हैं। मसलन म्यूज़िक क्रिएटर और जगह बैठा है, म्यूज़िक लिसन करने वाला और जगह पे बैठा हुआ है, इनसेपरेबिलिटी है उसमें। लेकिन म्यूज़िक एक इनटेंजिबल प्रोडक्ट है, लिहाजा प्रोडक्ट भी इनटेंजिबल हो सकते हैं। जिस तरह प्रोडक्ट इनटेंजिबल हो सकते हैं, क्या कोई सर्विस भी टेंजिबल हो सकती है, या सर्विस के अंदर भी कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक आ सकता है जो पहले हमने सिर्फ प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट किया था? जी आ सकता है। किस तरह से आ सकता है? देखें, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि एकेडमीज़ होती हैं जो बोर्ड के पेपरों की तैयारियां करवा रही हैं या एंट्री टेस्ट की तैयारियां करवा रही हैं, वो कहते हैं कि आप आएँ, एक वीक क्लासेस लें, और उसके बाद अगर आपको पसंद आए हमारी टीचिंग, हमारा टेस्टिंग, हर चीज़ पसंद आए तो आप हमारे पास एडमिशन ले लें। एजुकेशन एक सर्विस है। हमने कहा था कि प्री परचेज टेस्टिंग सिर्फ प्रोडक्ट्स की हो सकती है, लेकिन अभी आपने एडमिशन नहीं लिया, आप प्री परचेज टेस्टिंग कर रहे हैं, लिहाजा ये क्राइटेरिया तो फिर नलीफाई हो गया। इसी तरह मैंने कहा था कि प्रोडक्ट्स का प्री परचेज टेस्ट हो सकता है, लेकिन हर प्रोडक्ट का नहीं हो सकता। मेडिसिन की हम प्री परचेज टेस्टिंग नहीं कर सकते। एनीवेज, इन सारी बातों का मकसद ये है कि इनटेंजिबिलिटी इज़ नॉट अ रिलायबल क्राइटेरिया टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। हमने इसको कैंसिल कर दिया। बात आ जाती है हेट्रोजिनिटी पे। हो सकता है हेट्रोजिनिटी अभी भी हमारे लिए एक रिलायबल क्राइटेरिया हो, लेकिन ये भी नहीं है। वो कैसे? रेस्टोरेंट, फूड सर्विसेज, फूड चेन्स, मैंने बात की कि रेस्टोरेंट्स के अंदर सर्विस है तो हेट्रोजिनिटी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी भी इंटरनेशनल फूड चेन, किसी बड़े ब्रांड के पास चले जाएं, मैकडोनल्ड के पास चले जाएं, तो उनकी सर्विसेज इतनी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स वो फॉलो करते हैं कि सारी की सारी सर्विसेज होमोजेनस होती हैं। आप जितनी दफ़ा भी वहाँ जाएं, आपको एक ही तरह का प्रोडक्ट मिलता है, एक ही तरह की सर्विस होती है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़्यादा है। स्टैंडर्डाइजेशन को याद रखना है, आगे हम इसका जिक्र करेंगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से ये वाला फैक्टर दोबारा हमारा अनरिलायबल बन गया। दूसरा, हम लोगों ने एक और बात की थी, प्रोडक्ट होमोजेनस होते हैं, सर्विसेज हेट्रोजेनस होती हैं। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट हेट्रोजेनस नहीं हो सकते। ये भी गलत हो गया टेक्नोलॉजी की वजह से। किस तरह? पहले आप जाते थे, गया, मैंने कंप्यूटर परचेज़ करना था, मैं शॉप पे गया, कंप्यूटर देखा, 2-3 ऑप्शन, एक मैंने परचेज़ किया और घर आ गया। अब क्या होता है, मैंने ऑनलाइन कंप्यूटर परचेज़ करना है, वो मुझे एक फॉर्म सा देता है कि कितनी हार्ड होनी चाहिए, मैंने वहाँ पर क्लिक किया इतनी, रैम कितनी होनी चाहिए इतनी, मैंने वहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी का कंप्यूटर बनाया। मेरे बाद दूसरा कस्टमर आया, उसने फ़ीचर्स अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट किए, बाय पे क्लिक किया तो उसके घर वो डिलीवर हो गया। अब उसने और सेलेक्ट किए हैं, मैंने और सेलेक्ट किए हैं, प्रोडक्ट दोनों ने सेम परचेज़ किया है, हेट्रोजिनिटी आ गई प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट तो होमोजेनस था, लिहाजा इसके ऊपर भी हम रिलायबिलिटी नहीं रख सकते अपनी। हमने हेट्रोजिनिटी के क्राइटेरिया को भी कैंसिल कर दिया। बात चलते चलते आ गई इनसेपरेबिलिटी के ऊपर। इनसेपरेबिलिटी में हमने कहा था सर्विसेज के अंदर सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर आपस में एक दूसरे से सेपरेट नहीं किए जा सकते, लेकिन किए जा सकते हैं अब। क्यों? बैंकिंग एक सर्विस है। आपको पहले कैश चाहिए होता था, आप चेक लिखते थे, बैंक में जाते थे, वो आपके साइन लेते थे, आपको पैसे दे देते थे, इनसेपरेबिलिटी थी। फिर एटीएम मशीनें आ गई, बैंक बंद है, रात के 12-1 बजे में बैंकिंग सर्विस एटीएम मशीन से आपको अभी भी मिल रही है। ऑनलाइन बैंकिंग ऐप, आप बैंकिंग सर्विस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दोनों आपस में सेपरेट है। इनसेपरेबिलिटी, दोबारा टेक्नोलॉजी से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा एजुकेशन एक सर्विस है। एजुकेशन, टीचर स्टूडेंट एक जगह पे होते हैं, लेकिन आप लोग ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं यूट्यूब पे बैठे हुए। सेपरेबिलिटी आ गई। सर्विस डिलीवर करने वाला और सर्विस को कंज्यूम करने वाला एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। इसी तरह फूड सर्विस, सर्विस है। हम रेस्टोरेंट पे जाते थे, हमें सर्व किया जाता था, अब होम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट आ गया, सेपरेबिलिटी फिर आ गई। इसी तरह हम लोगों ने कहा कि प्रोडक्ट्स के अंदर सेपरेबिलिटी होती है, प्रोड्यूसर किसी और जगह है, कंज्यूमर किसी और जगह है, लेकिन ये वाली चीज़ भी ख़त्म हो गई है।
कुछ मैं एग्जांपल दूंगा किसी आइसक्रीम पार्लर की। कुछ आइसक्रीम पार्लर इस तरह के होते हैं जिसमें आपने काउंटर पे खड़े हो के अपने सामने अपनी मर्ज़ी का कस्टमाइज मिक्स बनवाना होता है। वहाँ पर कस्टमर इज़ इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ये तो सर्विसेज का फीचर था जहाँ कस्टमर इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो प्रोडक्ट में भी आ गया। लिहाजा इनसेपरेबिलिटी इज़ ऑल्सो अ ब्लर्ड लाइन। हम इसको भी कैंसिल कर देते हैं। हम आ जाते हैं पेरिशेबिलिटी के ऊपर। पेरिशेबिलिटी क्या थी? स्टोर करना किसी चीज़ को। जो चीज़ स्टोर की जा सकती है वो इम्पेरिशेबल है और जो नहीं की जा सकती वो पेरिशेबल है। सर्विसेज वर पेरिशेबल। अब एक लाइव परफॉर्मेंस अगर हो रही है, कोई भी कंसर्ट हो रहा है, तो वो एक सर्विस है। लेकिन अगर हम उसे वीडियो पे रिकॉर्ड कर लें तो वो तो स्टोर हो गई। इसी तरह म्यूज़िक की हमने बात की थी, तो पेरिशेबिलिटी भी कंप्रोमाइज़ हो गई। ये चारों के चारों क्राइटेरियाज हमने कैंसिल कर दिए। इसका मतलब है कि इन चारों पे तो हम रिलाई नहीं कर सकते, तो हम अब इसकी बात नहीं कर रहे। अब मसला ये है, हम गुड्स और सर्विसेज को आपस में डिफरेंशिएट करने बैठे थे, लेकिन जितनी चीज़ें भी हमने अप्लाई की सारी की सारी कैंसिल होती रहीं। तो हम गुड्स और सर्विसेज को उनकी नेचर के अकॉर्डिंगली आपस में एक दूसरे से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन द वे गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड द वे सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, उसके अंदर कुछ ख़ास ट्रेंड्स पाए जाते हैं जिसकी बेस पे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो इन देयर ओन नेचर गुड्स एंड सर्विसेज को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन द प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और डिलीवरिंग सर्विसेज, इनको अभी भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। और वो कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेस पे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, वो आपके सामने आ गए। ऐसे 9 क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेस पे हम लोग प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और डिलीवरिंग सर्विसेज को आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम गुड और सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऑपरेशंस ऑफ गुड्स एंड ऑपरेशंस ऑफ सर्विसेज की बात कर रहे हैं। लिहाजा ऑपरेशंस ऑफ गुड्स और ऑपरेशंस ऑफ सर्विसेज इन 9 क्राइटेरियाज पे एक दूसरे से डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। हम बात स्टार्ट कर देते हैं। पहला है जी डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन थोड़ा सा रिलेट है होमोजेनिटी के साथ। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि हमने एक ही स्टैंडर्ड रखा हुआ है। मैं यहाँ से लेके अगला जितना भी लेक्चर है आपने अपने माइंड में ये रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेशंस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड और डिलीवरिंग सर्विस। हम लोग अब ऑपरेशंस वाली साइड पे हैं, प्रोड्यूसर या डिलीवरी वाली साइड पे हैं, हम लोग कंजम्पशन वाली साइड पे नहीं हैं। जब हम लोग गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उसकी प्रोडक्शन का प्रोसेस ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड होता है एज़ कम्पेयर टू द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग सर्विस। क्यों? क्योंकि सर्विस डिलीवरी के अंदर कस्टमर भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो वहाँ पर वैरायटी आ जाती है एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। लेकिन प्रोडक्ट के अंदर, ऑपरेशंस के अंदर हम स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वहाँ कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट होने का चांस कम है। सेकेंडली, कस्टमर कॉन्टैक्ट मैंने अभी बता दिया कि सर्विस डिलीवरी के अंदर कस्टमर कॉन्टैक्ट की प्रोविज़न हमेशा रखी जाती है, जबकि प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास चांस होता है कि हम उसकी प्रोविज़न ना रखें। यूनिफॉर्मिटी ऑफ इनपुट्स, प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास इनपुट्स यूनिफॉर्म होती हैं। ऊपर हमने बात की डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की, तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूनिफॉर्मिटी ज़रूरी है। प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनपुट्स आर रिलेटिवली मोर यूनिफॉर्म, जबकि सर्विसेज के लिए वो इतनी यूनिफॉर्म नहीं होती। लेबर कंटेंट ऑन जॉब, लेबर कंटेंट ऑन जॉब का मतलब ये है, ये बेसिकली सर्विस का एक फ़ीचर है। इसको मैं एक्सप्लेन इस तरह करूँगा कि जब सर्विस डिलीवरी हो रही होती है ना, तो सर्विस डिलीवरर यानी जो बंदा सर्विस डिलीवरी कर रहा है, दैट इज़ लेबर, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है ऑन डिलीवरी ऑफ सर्विस एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरर जो प्रोड्यूस कर रहा है कोई प्रोडक्ट, उसका फ़र्क प्रोडक्ट के ऊपर कम पड़ता है। मैं मशीन एक ऑपरेट कर रहा था और उस मशीन से कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे थे। मैं चला जाता हूँ, दूसरा बंदा आके उस मशीन पे खड़ा हो जाता है, उसने मशीन को ऑन ऑफ करना है, स्पेसिफिकेशन सेट करनी है, प्रोडक्ट सेम बनते जाएंगे। तो प्रोडक्ट्स मशीन से सेम बनते जा रहे हैं, चाहे मैं खड़ा हूँ, लेबर मैं हूँ, वो मशीन है। मशीन चेंज होगी तो प्रोडक्ट चेंज होगा। अगर मेरी जगह कोई और बंदा मशीन ऑपरेट कर रहा है तो प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो लेबर का इम्पैक्ट प्रोडक्ट के ऊपर नहीं पड़ रहा। सर्विस डिलीवरी के अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग फीचर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आई एम लेबर, मेरी जगह कोई दूसरा टीचर आके पढ़ाएगा तो वो सेम तरीके से और सेम बात एज इट इज़ नहीं करेगा। तो जब भी लेबर पर्सन चेंज होगा उसका जॉब के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा। सर्विसेज में ये इफ़ेक्ट ज़्यादा आता है
और प्रोडक्ट्स के अंदर ये वाला इफ़ेक्ट कम आता है। फिफ्थ नंबर पे आ गया यूनिफॉर्मिटी ऑफ आउटपुट्स। इसको मैं थर्ड नंबर के साथ रिलेट करूँगा। अगर इनपुट्स यूनिफॉर्म है तो ऑब्वियसली आउटपुट्स भी यूनिफॉर्म होंगी। और इन यूनिफॉर्मिटी ऑफ इनपुट्स प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्ट्स गुड्स के अंदर ज़्यादा होती है, सर्विसेज के अंदर वेरिएबिलिटी आ जाती है, इनपुट्स में भी और आउटपुट्स में भी। मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी गुड्स के केस में इट इज़ रिलेटिवली अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट। क्यों स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है? प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर की जाती है? हम लोग देखते हैं कि कम से कम इनपुट यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करना, यही इसका क्राइटेरिया होता है। प्रोडक्ट्स के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, गुड्स के अंदर इनपुट्स भी यूनिफॉर्म थी, आउटपुट्स भी यूनिफॉर्म थी। इट इज़ रिलेटिवली ईजियर टू मेजर द प्रोडक्टिविटी। सर्विस डिलीवरी के अंदर प्रोडक्टिविटी को मेजर करना आसान नहीं होता। इसी तरह सर्विस डिलीवरी के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस भी आसान नहीं होती। प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफेक्टेड प्रोडक्ट बन जाए, हम उसको कस्टमर तक जाने से पहले पहले उसको क्वालिटी कंट्रोल यूज़ करते हुए हम उसकी डिफेक्ट को दूर कर देते हैं ताकि कस्टमर तक ठीक करेक्टेड फॉर्म में चला जाए। सर्विस डिलीवरी में ऐसे नहीं होता। सर्विस जैसे डिलीवर हो रही है वैसे ही कंज्यूम हो रही है, क्वालिटी एश्योरेंस नहीं। मैं लेक्चर दे रहा था, देते देते मेरे मुंह से कोई गलत लफ्ज़ निकल गया तो अब मैं वापस रिवाइंड करके उसको सही नहीं कर सकता अगर लाइव लेक्चर चल रहा है तो। क्यों? सर्विस जैसे डिलीवर हो रही है साथ ही कंज्यूम हो जा रही है। क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस के अंदर एक मसला होती है, प्रोडक्ट के अंदर ये ज़्यादा आसान काम है, ज़्यादा पॉसिबल है। लिहाजा प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी एश्योरेंस दोनों ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है इन केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जबकि डिलीवरी ऑफ सर्विस के केस में ये ज़्यादा ट्रिकी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं। लेक्चर डिलीवरी, अब लेक्चर की क्वालिटी को एश्योर करना, ऐसा नहीं है कि लेक्चर बना बनाया लेक्चर, अब तो खैर हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहे हैं कि बना बनाया लेक्चर दे के जो भी कोई मेरे ऊपर सुपीरियर बैठा हुआ है वो अगर मेरे लेक्चर की क्वालिटी एश्योर करना चाहे तो उसके लिए ज़्यादा बड़ा मसला है। किस तरह से एश्योर करेगा? मैं क्लास में आऊँ, आके मैं टॉपिक ही पढ़ा रहा हूँ, मैं गप्पे मार के जा रहा हूँ, एक मुश्किल काम है। एट्थ नंबर पे इन्वेंट्री। सर्विसेज की इन्वेंट्री रखना या मेंटेन करना मुश्किल होता है। प्रोडक्ट्स की आमतौर पे ऑलमोस्ट ऑलवेज इन्वेंट्री मेंटेन रखी जाती है। और लास्ट है जी एबिलिटी टू पेटेंट। पेटेंट्स भी हम प्रोडक्ट्स के तो आसानी से करवा सकते हैं, सर्विसेज के केस में हम लोग पेटेंट्स नहीं करवा सकते। ये 9 क्राइटेरियाज थे based on which the processes of the operations of manufacturing goods are different from the operations of delivering services। ये वाला टॉपिक हम लोग यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं और नेक्स्ट हम कुछ हिस्ट्री के पेजेस को पलटेंगे टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर। इसका मैं एक पार्ट 2 में लेक्चर अपलोड कर दूँगा।